my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So student, आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और आज आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ एक फिर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। सो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, टीजीटी पीजीटी में, आपका एचएससी में, DSSB में, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में देखते हैं इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज मतलब हिंदू विवाह के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। एक बार ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या आता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदू विवाह जो होते हैं वो टोटल होते हैं 8 टाइप के। इतना ध्यान रखिएगा कि हिंदू विवाह जो होते हैं स्टूडेंट वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला हिंदू विवाह होता है जिसको हम कहते हैं ब्रह्म विवाह। एक बार अच्छे से देखिएगा, अच्छे से इसको इत्मीनान से समझिए। एक होता है ब्रह्म विवाह। अगर हम ब्रह्म विवाह के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये ऐसा विवाह है जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से समान वर्ग के सुयोग्य वर से कन्या की इच्छा के अनुसार विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। यानी कि 2 पक्ष है स्टूडेंट, एक लड़की वाला पक्ष, एक लड़के वाला पक्ष। ठीक है, दोनों पक्षों की आपसी सहमति होती है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है जो भाई आपका एग्री ना कर रहा हो शादी के लिए। सो दोनों लोगों की क्या होती है, दोनों पक्षों की सहमति होती है। लगभग सिमिलर एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले या सोशो कल्चर वाले जो जिनके सिमिलर होती हैं, सिमिलैरिटीज होती हैं, जिनमें समानताएं होती हैं, उस 2 वर्गों के बीच में ये विवाह होता है। यानी कि 2 वर्गों के, जहाँ पे एक लड़की वाला वर्ग है, एक लड़के वाला वर्ग है, उनके बीच में ये विवाह होते हैं जिनमें काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं और एक सुयोग्य वर ढूंढा जाता है। यानी कि एक कुशल सुयोग्य वर ढूंढा जाता है कन्या के लिए और कन्या की इच्छा के अनुसार ये विवाह होता है। यानी कि कन्या को दिखा के, उसकी इच्छा जान के तब आपका ये विवाह होता है। इसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। ठीक है, इस विवाह में वैदिक रीति और नियम का पालन किया जाता है। भाई जितने रीति रिवाज होते हैं आपके, जितने वैदिक रीति रिवाज नियम कानून है, सबका इस विवाह में पालन किया जाता है। यही उत्तम विवाह है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये क्या है, विवाह का उत्तम प्रकार माना जाता है। ठीक है, एक बार इसके बारे में कुछ इंग्लिश में भी जान लीजिए। अकॉर्डिंग टू ब्रह्म मैरिज, ए बॉय इज एलिजिबल टू गेट मैरिड वंस ही हैज कंप्लीटेड हिज ब्रह्मचार्य। कहा जाता है कि जब एक लड़का अपने ब्रह्मचार्य को कंप्लीट कर लेता है, इसका मतलब अपने स्टूडेंटहुड को, है ना, अपने एक तरीके से जो उसका छात्र वाला समय होता है, एक स्टूडेंटहुड को पूरा कर लेता है, पेरेंट्स हु सर्च फॉर अ ब्राइड फॉर देयर सन। सो क्या होता है स्टूडेंट, जो पेरेंट्स हैं अपने बेटे के लिए लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं, खोजना शुरू कर देते हैं, would consider the family background of the girl whom he has going to marry। और वो क्या करते हैं स्टूडेंट, लड़की के परिवार के बारे में भी जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। On the other hand, the bride's father would ensure that the boy has acquired knowledge of the Vedas। उसके अपोजिट में जो लड़की के पिता हैं वो ये चीज़ जानना चाहते हैं कि भाई जो लड़का है वो वेदों की जानकारी रखता भी है या नहीं रखता। दिस इज हाउ अ ब्रह्म मैरिज वॉज अरेंज्ड। और इसी तरीके से एक ब्रह्म विवाह को क्या किया जाता है, सुनियोजित और सुनिश्चित किया जाता है। देयर वॉज नो सिस्टम ऑफ डाउरी। ऐसे विवाह में स्टूडेंट किसी भी तरीके का दहेज की प्रथा का प्रचलन नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा विवाह होता है स्टूडेंट जिसमें किसी तरीके का दहेज और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। Among the 8 types of marriage, ब्रह्म मैरिज होल्ड्स अ सुपीरियम पोजीशन। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपके सारे 8 प्रकारों वाले विवाहों में से जो आपका ब्रह्म मैरिज है उसे एक सुप्रीम पोजीशन दी गई है। सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह आपका ये ब्रह्म विवाह ही माना जाता है, क्योंकि ये देवताओं की अनुमति के साथ क्या
क्या होता है, संपूर्ण होता है। ठीक है, सो ऐसे विवाह में वेदों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो ब्रह्म विवाह है स्टूडेंट, दोनों पक्षों की सहमति से होता है, समान वर्ग के लोगों के बीच होता है, सुयोग्य वर ढूंढा जाता है, कन्या की इच्छा के अनुसार होता है। जो लड़के के पिता माता होते हैं वो ये ढूंढते हैं कि कन्या के परिवार वाले कैसे हैं, कन्या कैसी है, प्लस जो कन्या के परिवार वाले होते हैं वो ये ढूंढते हैं कि जो लड़का है उसे वेदों की जानकारी है या नहीं है। सो वैदिक रीति रिवाजों से इस विवाह को किया जाता है और ये एक उत्तम विवाह माना जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ मैरिज के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका विवाह का दूसरा प्रकार होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, दैव विवाह के नाम से जानते हैं। अब भाई दैव विवाह मतलब देवताओं वाला विवाह। इसके बारे में देखिएगा, दैव विवाह इसे कहा जाता है किसी सेवा, धार्मिक कार्य या उद्देश्य के हेतु या मूल्य के रूप में अपनी कन्या को किसी विशेष वर्ग को दे देना दैव विवाह कहलाता है। यानी कि जब आप किसी धार्मिक कार्य के पर्पज से अपनी कन्या को दान कर देते हैं किसी भी वर्ग को, ठीक है ना, यानी कि जब कन्या को दान किया जाता है, बेसिकली ये जो दैव विवाह होता है ना, ये कन्या के दान से संबंधित होता है। इतना समझिएगा कि दैव विवाह मतलब कन्या का दान कर देना। सो जब किसी धार्मिक कार्य के उद्देश्य से आप अपनी कन्या को दान कर देते हैं किसी सुयोग्य वर को, वो विवाह दैव विवाह कहलाता है। लेकिन इसमें कन्या की इच्छा की अनदेखी की जा सकती, नहीं की जा सकती, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। इसमें अगर लड़की नहीं चाहती तो आप विवाह नहीं कर सकते। देखिए लिखा है ना, लेकिन इसमें कन्या की इच्छा की अनदेखी नहीं की जा सकती है। अगर कन्या नहीं चाहती तो ये विवाह नहीं होगा, भले ही आप विवाह जो है वो एक धार्मिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, बट अगर कन्या नहीं चाहती है तो ये विवाह नहीं होगा। सो जिस वर से आप धार्मिक उद्देश्य के पर्पस से, धार्मिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विवाह कर रहे हो, कन्या की इच्छा उस वर से विवाह करने की होनी चाहिए, तभी आपका ये विवाह संपन्न हो पाता है। ठीक है, पर ये उतना अच्छा नहीं माना जाता, मध्यम श्रेणी का विवाह माना जाता है, क्योंकि सबसे अच्छा तो ब्रह्म विवाह माना जाता है ना। आगे देखिए स्टूडेंट, इसके बारे में और सारी चीज़ें जो है उनके बारे में पढ़ते हैं। सो क्या लिखा है, दैव मैरिज, in this type of marriage the girl's family waits for a particular time to get her married। ये वो विवाह है स्टूडेंट जिसमें लड़की के परिवार वाले एक सही समय का इंतजार करते हैं जब उन्हें लड़की का विवाह करना होता है। ठीक है, इफ दे डू नॉट फाइंड अ सुटेबल ग्रूम फॉर देयर डॉटर देन दे वुड मैरी हर ऑफ टू प्लेस वेयर सेक्रीफाइसेस आर कंडक्टेड। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि अगर उन्हें वो सही लड़का नहीं मिलता सो वो थोड़ा और समय देखते हैं, थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, तब जाके फिर उन्हें वो विवाह करना पड़ता है। तो पहले उन्हें वेट करना होता है कि एक सुयोग्य वर उनकी लड़की के लिए मिल जाए। In this case, the girl is generally married to a priest who conducts sacrifices. According to the Shastra, Deva marriage is considered inferior to Brahma marriage because it is considered degrading for the womanhood. भाई देखो, कन्या के लिए सुयोग्य वर ढूंढा जाता है, ठीक है, कन्या की इच्छा के बारे में ध्यान भी रखा जाता है, बट अगर कन्या को योग्य कोई वर नहीं मिलता है तो फिर लड़की को त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, और उसे फिर जो भी लड़का मिल रहा होता है उससे उसे विवाह करना होता है। सो बेसिकली ये एक ऐसी शादी है जिसे ब्रह्म विवाह जो होता है, ठीक है, उससे क्या माना जाता है, कम आंका जाता है, क्योंकि कई बार इसमें जो डिग्निटी होती है मतलब एक लड़की की वो थोड़ी कम हो जाती है, फिर उसे अपनी इच्छाओं को अनदेखा करना पड़ जाता है और उसे विवाह को करना पड़ता है। ये तब होता है जब उसे सुयोग्य वर नहीं मिलता है, यानी कि जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलता, तब आपकी ये वाली नौबत आती है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट विवाह होता है जिसे कहते हैं आर्ष विवाह। ध्यान से देखिएगा, ये आपका विवाह का थर्ड टाइप होता है स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं आर्ष विवाह। ये क्या होता है
कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर सामान्यतः गोदान करके कन्या से विवाह कर लेना आर्ष विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि अगर आप कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो कन्या के पक्ष को यानी कि उसके माता पिता को आप कुछ मूल्य देते हो। मूल्य के रूप में कुछ भी हो सकता है, धनराशि हो सकती है, गोदान हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस कन्या से आप विवाह करना चाहते हैं उस कन्या के पक्ष को आपको कुछ ना कुछ मूल्य देना पड़ेगा और वो मूल्य देकर ही आप कन्या से विवाह कर सकते हैं। सो बेसिकली मूल्य दिया जाता है और कन्या से विवाह किया जाता है। ऐसे विवाह को आर्ष विवाह के नाम से जाना जाता है और ये भी एक मध्यम विवाह माना जाता है, यानी कि उतना सुपीरियर, उतना बेहतर विवाह ये नहीं माना जाता। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या लिखा है। आर्ष मैरिज इज द वन वेयर इन द गर्ल्स इज मैरिड टू द सेगिस और ऋषिज। रेफरेंसेस फ्रॉम धर्मशास्त्र टेल अस दैट इज आर्ष मैरिज। ठीक है, द ब्राइड इज गिवन इन एक्सचेंज ऑफ 2 cows रिसीव फ्रॉम द ग्रूम। अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, जो ऐसा विवाह होता है वो जनरली लड़कियों का किससे किया जाता है, ऋषियों से किया जाता है। ठीक है, और ऋषियों से जब ये विवाह किया जाता है तो लड़की के बदले में 2 गाय को दान दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जब ये विवाह होता है सो जो वर वाला पक्ष होता है वो क्या करता है भाई, कन्या वाले पक्ष को 2 गाय दान करता है और कन्या से विवाह कर लेता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्या क्या पॉइंट इसमें लिखे हैं। ज़्यादातर जिन कन्याओं का विवाह किया जाता है वो अपनी उम्र से बड़े ऋषियों से शादी करती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि जिनसे उनका विवाह किया जाता है स्टूडेंट, सो वो बड़े उम्र के ऋषि होते हैं, उनसे उनकी शादियां होती हैं। ठीक है, और गाय एक्सचेंज की जाती है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। क्या एक्सचेंज किया जाता है, मूल्य के रूप में जो गाय होती हैं उन्हें एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, आगे एक बार ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या पॉइंट यहाँ पे लिखा है। ठीक है, द काउज विच वर टेकन इन एक्सचेंज ऑफ द ब्राइड शोज दैट इवन द ग्रूम डू नॉट हैव एनी रिमार्केबल क्वालिटीज। अकॉर्डिंग टू शास्त्र, नोबल मैरिज हैज नो मॉनेटरी और बिजनेस ट्रांजेक्शंस, देयरफॉर दीज काइंड ऑफ मैरिज वर नॉट कंसिडर्ड नोबल। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये एक तरीके का ऐसा विवाह है कि भाई एक तो उम्र ज़्यादा है ऋषियों की, है ना, जिनके साथ विवाह किया जा रहा है। तो ये एक तरीके का ऐसा विवाह होता है जो धर्म के पर्पस से देखते हुए किया जाता है कि ठीक है, सेवाओं के लिए, ऋषियों की सेवाओं के लिए ये विवाह लड़कियों का ऋषियों से कर दिया जाता है, जिसके बदले वो गोदान कर देते हैं, यानी कि लड़की वाले पक्ष को जो गाय होती हैं वो दे देते हैं। सो इतना ज़्यादा इस विवाह को अच्छा नहीं माना जाता, बेसिकली उतना ज़्यादा प्रचलित ये विवाह नहीं है। ठीक है, ये आपका एक ऐसा विवाह है जो थोड़े समय तक ही चल पाता है, ज़्यादा नहीं चल पाता। ठीक है, चलिएगा आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कौन सा विवाह आता है, अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट है प्रजापात्य विवाह। अच्छे से देख लीजिए एक बार, ये कौन सा होता है स्टूडेंट, प्रजापात्य विवाह होता है। कन्या की सहमति के बिना माता पिता द्वारा उसका विवाह अभिजातीय वर्ग, धनवान और प्रतिष्ठित के वर्ग से कर देना प्रजापात्य विवाह कहलाता है। भाई जब लड़की की सहमति हो या ना हो, वो चाहती हो या ना चाहती हो, जब उसके माता पिता उसकी मर्जी के बिना क्या करते हैं स्टूडेंट, एक धनवान व्यक्ति यानी कि एक पैसे वाले व्यक्ति और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति यानी कि जिसकी समाज में एक बहुत अच्छी प्राण प्रतिष्ठा हो, यानी कि बहुत अच्छी जिसकी वैल्यू हो, जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, ऐसे वर से जब लड़की का विवाह तय कर देते हैं, ऐसे विवाह को आप प्रजापात्य विवाह कहते हो। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चल गई कि भाई ऐसी वाली शादी में लड़की की पसंद नापसंद का कोई ध्यान रखा नहीं जाता है। कहते नहीं थे कि भाई पुराने समय में तो जो हमारे घर वालों ने कह दिया वही शादी करनी है, जिस लड़के से कह दिया आंख मूंद के विवाह कर लिया, है ना, समझ लीजिए वही वाला विवाह है। सो ये एक ऐसा विवाह होता है स्टूडेंट्स कि आपका, जिसको हम क्या मानते हैं कि भाई ऐसे विवाह में अगर आप देखेंगे सो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर कन्यादान आर नॉट पार्ट ऑफ प्रजापात्य मैरिज अनलाइक द ब्रह्म मैरिज। जैसे ब्रह्म मैरिज में क्या किया जाता है स्टूडेंट, पूरे रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, कन्यादान किया जाता है, वो सब आपका इस वाले विवाह में नहीं होता है। Where these two forms an important and basic part, unlike the Brahma marriage,
Here, the bride's father goes in search for a groom for his daughter. The Brahma type is considered better than Prajapatya because in the former, the groom's family goes out to seek a suitable bride for their son. दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, प्रजापात्य में एंड ब्रह्म में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ब्रह्म में क्या होता है कि जो लड़के के परिवार वाले हैं वो अपने लड़के के लिए एक सुटेबल लड़की को ढूंढने के लिए निकलते हैं कि भाई हमारे लड़के के लिए एक बेहतर लड़की कौन सी हो सकती है। ठीक है, ये होता है ब्रह्म विवाह में, कि जो ब्रह्म विवाह में लड़के के परिवार वाले हैं वो निकलते हैं कि भाई हम अपने लड़के के लिए एक सुयोग्य कन्या ढूंढेंगे। जबकि आपके प्रजापात्य विवाह में क्या होता है कि लड़की के पिता जाते हैं और लड़की के पिता जाके एक लड़का ढूंढते हैं जो उन्हें लगता है उनकी लड़की के लिए सुयोग्य वर हो सकता है। तो दोनों में देखा जाए सो आपका जो कौन सा होता है, ब्रह्म विवाह होता है, उसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। क्योंकि ऐसे में कई बार अगर पिता को लग रहा है कि भाई लड़का ठीक है बट लड़की को पसंद नहीं है, तभी भी वो विवाह तय कर देते हैं। तो यहाँ पे लड़की की इच्छाओं को अनदेखा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैरिज देखते हैं स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं गांधर्व विवाह। इसे स्टूडेंट प्रेम विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जो आपका गांधर्व विवाह होता है इसको प्रेम विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से देखिए, इस विवाह का वर्तमान स्वरूप है प्रेम विवाह, यानी कि पहले का गांधर्व विवाह और आज का प्रेम विवाह दोनों सिमिलर है ना। परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गांधर्व विवाह कहलाता है। यानी कि जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काशी, वो वाला सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता है कि जो लड़के हैं जो लड़कियां हैं वो क्या करते हैं, अपने परिवार वालों की सहमति का कोई ध्यान नहीं रखते, उनकी कोई मर्जी का ध्यान नहीं रखते और बिना किसी रीति रिवाज को जानते हुए समझते हुए फॉलो करते हुए वो आपस में विवाह कर लेते हैं। ओके, ऐसे विवाह को किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट? गांधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह मात्र यौन आकर्षण और धन तृप्ति हेतु किया जाता है। अगर हम पहले वाले गांधर्व विवाह को देखें तो वो वाकई में प्रेम ओरिएंटेड था, यानी कि लव ओरिएंटेड था। बट आज जो ऐसे विवाहों का रूप बदल गया है वो केवल आपका यौन आकर्षण, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए प्लस मनी ओरिएंटेड हो गया है, ठीक है ना। लेकिन इसका नाम प्रेम विवाह दे दिया गया है। और ये ध्यान रखिएगा कि पहले इसको गांधर्व विवाह कहते थे, आज के समय में इसे प्योरली एक प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है। इसका नया स्वरूप लिव इन रिलेशनशिप भी माना जाता है। यानी कि स्टूडेंट अगर आप गांधर्व विवाह को देखोगे तो ये बड़ा स्टेजेस वाला विवाह है। पहले गांधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था, फिर इसको कह दिया गया प्रेम विवाह, अब इसे लिव इन रिलेशनशिप के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि विवाह से पहले ही लड़के और लड़कियां क्या करते हैं, एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। सो ऐसा विवाह भी आपका यही विवाह माना जाता है। तो गांधर्व मैरिज के बारे में और कुछ चीज़ें जान लेते हैं स्टूडेंट। गांधर्व मैरिज इज सिमिलर टू लव मैरिज। किसके सिमिलर होती है? लव मैरिज के। इन दिस केस द ब्राइड एंड द ग्रूम गेट मैरिड सीक्रेटली। यहाँ पे लड़के और लड़की की जो शादी होती है चुपचाप हो जाती है, सीक्रेटली हो जाती है, विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स को इस विषय में कोई जानकारी नहीं होती। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ राइट काइंड ऑफ मैरिज एज इट इज़ डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब ये शादी बिना पेरेंट्स की कंसर्ट के की जाती है तो इसे एक अच्छा विवाह नहीं माना जाता, यानी कि इसको एक सही शादी कंसीडर नहीं किया जाता। दिस मैरिज रिमाइंड अस ऑफ द लव अफेयर ऑफ द मैथोलॉजिकल कैरेक्टर शकुंतला एंड दुष्यंत। और ऐसी शादी आपको किसकी याद दिलाती है? शकुंतला और दुष्यंत की याद दिलाती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका विवाह आता है जिसको हम कहते हैं असुर विवाह। एक बार ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, ये और एक विवाह का प्रकार है आपका जिसको किस नाम से जाना जाता है? असुर विवाह के नाम से जाना जाता है। तो कन्या को खरीद कर आर्थिक रूप से विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब कन्या को धन देकर खरीदा जाता है, खरीदना बेचने वाला यहाँ पर सिस्टम होता है कि जब आप कन्या को खरीदते हो धन देकर, तो ऐसे विवाह को आप असुर विवाह के नाम से जानते हो।
ठीक है, इन द असुर मैरिज द ग्रूम इज नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर द ब्राइड। ऐसे विवाह में लड़का लड़की के योग्य सुयोग्य होता ही नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी असुर विवाह किया जाएगा, जो लड़का है वो लड़की के योग्य कभी होता ही नहीं है। ऑल्दो द ग्रूम इज नॉट सुटेबल फॉर द ब्राइड, he willingly gives us much wealth as he can afford to the bride's parents and relatives। और लड़का क्या करता है, वो जानता है कि लड़की के परिवार वालों के पास कुछ भी नहीं है, तो जितना वो डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा उन्हें पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, उन्हें कुछ ना कुछ धनराशि दे दी जाती है और जिसके बदले क्या कर लिया जाता है, विवाह कर लिया जाता है। और इतना पैसा उन्हें दिया जाता है जो कि लड़की के परिवार वाले अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाते हैं कि वो उस धन के बदले अपनी लड़की का विवाह उस वर से कर देते हैं जो उनकी लड़की के लिए सुयोग्य है ही नहीं। Therefore, the system of marriage is more or less like buying a product. So it is not like a marriage। ये एक तरीके का क्या है स्टूडेंट, जैसे कोई सामान खरीदा जाता है। ओके, इसे आप विवाह नहीं मानोगे। ये एक तरीके का क्या है स्टूडेंट, ऐसा फील होता है जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा है कोई मार्केट से, पैसे दो लिपस्टिक खरीद लो, ऐसी फील आती है। ओके, विच मेक्स इन अनडिजायरेबल इन द प्रेजेंट टाइम। और ऐसा विवाह आज के टाइम में स्टूडेंट बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ऐसे विवाह को आज के टाइम में स्टूडेंट एक अनडिजायरेबल मैरिज माना जाता है, कि कोई लड़की नहीं चाहेगी कि उसके साथ ऐसा विवाह संपन्न हो। ठीक है, और इसीलिए क्या किया जाता है स्टूडेंट, आजकल शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि भाई जो मैरिज से संबंधित आगे जाके डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, डिवोर्सेस क्रिएट होते हैं, प्लस आपकी और बहुत सारी निगेटिविटी मैरिज को लेकर आती हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएं। सो एजुकेशन को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि शिक्षा के साथ शायद लोगों के अंदर सामंजस्य बढ़ेगा, लोगों के अंदर एडजस्टमेंट करने की क्वालिटी बढ़ेगी, जिससे मैरिज डिस्प्यूट काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज राक्षस विवाह। एक बार ध्यान से देखिएगा, कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। भाई आप विवाह कन्या से ही कर रहे हो, पर जब कन्या की सहमति ही नहीं है और आपने उसे अगवा कर लिया, अपहरण कर लिया, ठीक है, उसको किडनैप कर लिया, और तब आप जबरदस्ती उससे विवाह कर रहे हैं उसकी मर्जी के बगैर, ऐसे विवाह को आप राक्षस विवाह के नाम से जानते हैं। ओके, सो ऐसे विवाह को पहले काफ़ी ज़्यादा किया जाता था, जब राजा महाराजा क्या करते थे, जो आपका लूट वूट के ले आते थे पूरा साम्राज्य, फिर उनकी रानियों को उठा लाते थे, फिर उनसे शादियां कर लेते थे या फिर अपनी दासियां बना लेते थे। सो ये वही वाले विवाह होते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू राक्षस मैरिज द ग्रूम फाइट्स बैटल्स विद द ब्राइड्स फैमिली, ओवरकम्स दैम, कैरीज हर अवे एंड देन परस्यूड हर टू मैरी हिम। वही होता है, उसके परिवार वालों से लड़ता है लड़का, यानी कि लड़की के परिवार वालों से लड़का लड़ता है, ठीक है, जीतता है उसे, और जीत के उसे छीन के ले आता है और उसकी मर्जी के बिना उससे विवाह कर लेता है। दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज द रिक्टिजियस वे टू वू अ गर्ल फॉर मैरिज बिकॉज forcible method are used by the groom to tie the wedding knot। भाई ये एक ऐसा विवाह है जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। क्यों? लड़की की ज़रा भी मर्जी नहीं होती और उसे विवाह करने के लिए ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है, उसकी मर्जी के बिना ज़बरदस्ती उससे शादी के बंधन में बांधा जाता है। तो एक ये वो मैरिज है जो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। ठीक है, ऐसे विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। पहले भी आपने देखा होगा कि जब ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते थे और उनकी जो यज्ञ में जो उनकी जो एक तरीके से पुजारन टाइप होती थी, वो बैठी रहती थी साथ में यज्ञ कर रही होती थी, तो अलग से राक्षस एकदम प्रकट हो जाते थे और उन्हें उठा के ले जाते थे, है ना। सो इस तरीके के विवाह आपके पहले काफ़ी ज़्यादा देखे जाते थे, बट आजकल ये उतने स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, सो एक बार ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है हमारा, जिसे हम कहते हैं पिशाच विवाह। एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। कन्या की मदहोशी, गहन निंद्रा, मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उसे विवाह करना पिशाच विवाह कहलाता है। यानी कि जब लड़की अपने होश में नहीं है, वो बेहोशी में है, अब चाहे वो उसे कोई नशा दिया गया हो, चाहे वो नींद में हो, चाहे उसे कोई मानसिक समस्या हो, है ना,
ऐसी स्थिति में जब उसके साथ क्या किया जाता है, गलत संबंध बनाने की कोशिश की जाती है, शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाने की कोशिश की जाती है और फिर उससे विवाह कर लिया जाता है, ऐसे विवाह को स्टूडेंट पिशाच विवाह के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे विवाह को आप किस नाम से जानते हैं, पिशाच विवाह के नाम से जानते हैं। सो ये सबसे दयनीय प्रकार है विवाह का, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर सबसे उत्तम हमारा ब्रह्म विवाह है, सो ये सबसे दयनीय विवाह है। ओके, पिशाच मैरिज जो होती है ये आपका लास्ट यानी कि 8th एंड लास्ट टाइप ऑफ हिंदू मैरिज होता है, ठीक है, यानी कि सबसे आखिरी हिंदू विवाह का प्रकार यही है, ठीक है। ये एक ऐसा विवाह होता है स्टूडेंट जिसे सबसे इन्फीरियर माना जाता है, यानी कि बिल्कुल भी वैल्यू इस विवाह की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऐसे विवाह में स्टूडेंट लड़की की इच्छा की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, ज़बरदस्ती फोर्सफुली मैरिज उसके साथ की जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, और एक ऐसा विवाह है कि ज़बरदस्ती विवाह भी किया जाएगा, किसी भी तरीके का धन नहीं दिया जाता, ठीक है। ये ध्यान रखिए, बिल्कुल लड़की को अपनी विशेस के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, वो जो बिल्कुल नहीं चाहती वो काम उससे करवाए जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मैन वुड मैरी अ वुमन whom he had seduced while she was asleep, intoxicated और insane। ये ध्यान रखिएगा, जब भी वो लड़की किसी भी ऐसी अवस्था में होती है, सो रही है ना, या फिर थोड़ा सा मदहोशी की अवस्था में है, सो उसके साथ दुष्कर्म किए जाते हैं, ये ऐसा विवाह होता है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ मैरिज वॉज लेटर ऑन प्रोहिबिटेड। ये ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे इस विवाह को क्या कर दिया गया, बिल्कुल इस पे रोकथाम लगा दी गई, ऐसे विवाह को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया और इस पे फिर जुर्माने और ऐसी चीज़ें होने लगी स्टूडेंट्स। सो धीरे धीरे इस विवाह को क्या कर दिया गया, बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, ठीक है। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं अपने सारे विवाहों को जिनके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है, जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। एक बार ध्यान से देखते हैं आज हमने कौन कौन से विवाहों के बारे में पढ़ा है। चलिए एक बार ध्यान से देखना शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहला विवाह हमने पढ़ा है ब्रह्म विवाह, सर्वोत्तम विवाह माना जाता है स्टूडेंट, ठीक है। आज हमने दूसरा विवाह कौन सा पढ़ा है, दूसरा विवाह हमने पढ़ा है दैव विवाह, ठीक है। तीसरा विवाह हमने पढ़ा है स्टूडेंट आर्ष विवाह, ठीक। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमने पढ़ा है स्टूडेंट आपका प्रजापात्य विवाह, ये भी आपका एक विवाह का प्रकार माना जाता है, ठीक है। टोटल आपके 8 टाइप ऑफ हिंदू मैरिज होते हैं। देन गांधर्व विवाह होता है स्टूडेंट, ठीक है, गांधर्व मैरिज भी इसे कहा जाता है। देन असुर विवाह होता है, ठीक है। एक हम लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट राक्षस विवाह, और राक्षस विवाह के बाद हमने पढ़ा है स्टूडेंट पिशाच विवाह। ये टोटल आपके 8 टाइप ऑफ मैरिज होते हैं। आई होप स्टूडेंट ये जो मैंने आपको विवाह के प्रकार बताए हैं ना, ये हिंदू विवाह के प्रकार है। आप लोग विवाह के प्रकार अलग से भी पढ़ते हो, जैसे एक्सोगामी, एंडोगामी, है ना, आपके जो इस तरीके के परिवार होते हैं, आपके बहु विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, ये सब अलग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मेट सिलेक्शन, है ना, जीवन साथी के चयन के आधार पे, है ना, आप लोगों के जीवन साथी की संख्या के आधार पे वो वाले विवाह होते हैं। पर ये विवाह कौन सा है, ये हिंदू धर्म के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते थे प्राचीन समय में, ये आपका वो वाला प्रकार है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड रेगुलर मेरे साथ मेरी क्लासेस में जुड़ना ना भूलें स्टूडेंट्स। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं एंड रेगुलर मेरे साथ अच्छे अच्छे टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कल फिर से मिलते हैं।